चलो देखो, कल चालकों के लिए ताप का प्रभाव पढ़ाया था, उसकी परिभाषा भी पढ़ा दी थी प्रतिरोध ताप गुणांक की। अब अपन पढ़ते हैं अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव। देखो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में जो है ना अर्धचालक का पार्ट है, लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं। पूरा अर्धचालक का ही है, थोड़ा सा बता देता हूँ। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जो परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप का मतलब 0 केल्विन है ना, परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन ताप पर तो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान इंफिनिटी होता है। कहां से स्टार्ट होता है इनका ग्राफ? फिर इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, लगभग इंफिनिटी है। तो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तापमान बढ़ाने पर इनमें चालकता के मान में वृद्धि होती है और प्रतिरोधकता में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। तो 0 केल्विन ताप पर तो ये पदार्थ जैसे व्यवहार करते हैं चालकों की भांति। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा प्रतिरोधकता में कमी आती है और चालकता में वृद्धि होने लगती है। इन पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसका मतलब है कि तापमान बढ़ाएंगे लेकिन प्रतिरोध में क्या आएगी? कमी। देखो अगर दोनों ही चीजें बढ़ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा ग्राफ, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है तो ग्राफ का ढाल जो होगा वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए अपने पास प्रतिरोध अगर ताप बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध घट रहा है तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कई बार कि उन दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। उन दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अब अर्धचालक वे पदार्थ है, तो अर्धचालकों में दो उदाहरण पढ़ा रखे हैं मैंने, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो दो पदार्थों के नाम हो गए जिनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इनके लिए अगर अपन ग्राफ पूछें तो ये आता है ग्राफ इसका टी केल्विन में है, भी कैपिटल टी लिखते हैं क्लियर हो। ये इसका ग्राफ जो है इंफिनिटी से इंफिनिटी की ओर होता है। शुरू में 0 केल्विन ताप इनफाइनाइट होगा इसकी प्रतिरोधकता, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करेगी प्रतिरोधकता में क्या चली जाती है? कमी आती जाती है। ये है इसका। फिर आता है तापों का ताप का प्रभाव, और इसमें डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, बस केवल वो उसी में। अब आते हैं चालक वे पदार्थ है जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। तापमान में सामान्य वृद्धि करने पर चालकों की प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चालकों के तापमान में सामान्य वृद्धि करने पर इनकी प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि ताप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो फिर कुछ आयनिक बंध टूट जाते हैं, जिसके कारण अल्प मात्रा में बहुत कम कुछ इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत चालकता आ जाती है, लेकिन फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि कुचालकों की चालकता पर और प्रतिरोधकता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कुचालक कुचालक ही बने रहते हैं। ये कुचालकों पर ताप का प्रभाव हो गया। उच्च ताप पर थोड़ी बहुत चालकता का भूमि में पाया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद में अपन करते हैं एक टॉपिक आता है भाई अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। देखो अतिचालक कोई स्पेशल पदार्थ नहीं है, चालकों में ही शामिल है। अतिचालक कोई स्पेशल पदार्थ नहीं है, चालकों में ही शामिल है। चालकों में से कुछ पदार्थ है जिनमें ये गुण पाया जाता है। अब अपन सबसे पहले चलते हैं, मैंने जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि चालक पदार्थों के तापमान में वृद्धि करते हैं, प्रतिरोध में क्या आती है? वृद्धि होती है। तापमान बढ़ाते हैं, प्रतिरोध में क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। अगर अपन उल्टा चले कि चालकों के तापमान को घटाएं, मतलब ठंडा करें, घटाने का मतलब ठंडा करना पड़ेगा, तो चालकों के ताप में कमी करने पर प्रतिरोध में भी क्या आती है? कमी आती है। कुछ चालक पदार्थ या कुछ मिश्र धातुएं और कुछ धातुएं ऐसी होती है
जो किसी निश्चित ताप पर जिनकी प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है, किसी निश्चित ताप पर जिनकी प्रतिरोधकता का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो अतिचालक पदार्थ जो है ना, है तो चालक ही, ऐसे चालक हैं जिनके लिए किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, उनको अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों में वो पाया जाता है या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अतिचालकता कहलाती है। तो अतिचालक वे पदार्थ है जिनका प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। कुछ मिश्र धातुएं होती है या फिर अपने पास कुछ धातुएं भी होती है जो एक दर्शाती है, ठीक है। जिस ताप पर ये घटना घटती है, मतलब प्रतिरोध 0 हो जाता है, वह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। जिस ताप पर यह घटना होती है उसको क्रांतिक ताप कहा जाता है। पारे के लिए क्रांतिक तापमान पारा जानते हैं ना, Fg के लिए क्रांतिक ताप का मान होता है 4.2 केल्विन, मतलब 4.2 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए जब पारे के लिए अगर ताप पूछते हैं तो ये आता है T, ये रो। पारे के लिए ग्राफ जो है ये एकदम से यहाँ पर खत्म होकर 0 हो जाता है, एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। और ये जो टेम्परेचर होगा ये 4.2 केल्विन हो जाएगा। जैसे जैसे इसके बाद में अगर वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि होने लगती है। अब आते हैं अतिचालक पदार्थों का क्या उपयोग हो सकता है। पहली बात तो ये 4.2 केल्विन तापमान है ना, ये तापमान बहुत कम है, तो ये कमरे के ताप पर तो है ही नहीं। कैसे, अगर मान लो कि 4 केल्विन मान लें इसको, तो माइनस में 269 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इतनी ठंडी जगह पृथ्वी पर तो है ही नहीं अपने पास, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी दिन मान लो कि ऐसे अतिचालक पदार्थ बना लिए जाए जो मान लो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई पदार्थ अतिचालक बन जाए, तो जिस दिन अतिचालक पदार्थ बन जाएंगे उस दिन सबसे पहली बात तो प्रतिरोध 0 हो गया। प्रतिरोध 0 हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन के मार्ग की रुकावट खत्म हो गई। रुकावट खत्म हो गई तो उष्मा भी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो तार गर्म होना बंद हो जाएगी, तो उष्मा की हानियां खत्म हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि बिजली के तारों में जो संचरण के लॉसेज होते हैं, संचरण के कारण ऊर्जा की हानि होती है, उसको समाप्त किया जा सकता है। जब ये समाप्त हो जाएगा तो सुपर कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं जो काफी स्पीड होगी, क्योंकि लॉसेज 0 हो गए कि नहीं हो गए। इसके अलावा शक्तिशाली चुंबकों का भी निर्माण किया जा सकता है। तो अतिचालक पदार्थों का उपयोग संचरण की हानियां कम करने, सुपर कंप्यूटर बनाने में और शक्तिशाली चुंबकों का निर्माण करने में किया जा सकता है। आगे अपन चलते हैं, इसमें भी बता रहा हूँ और चुंबक वाले जो पार्ट आएंगे उसमें भी बता दूंगा मैं। क्रांतिक ताप पर प्रतिरोधकता तो 0 हो जाती है, प्रतिरोधकता कितनी हो जाती है, 0। और उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, एक शब्द आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, वो चुंबक वाले पार्ट में समझ में आ जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान -1 हो जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। इसको माइसनर प्रभाव कहते हैं। बस यही है, ज्यादा इसमें इतना सा परिभाषा है कि जिस क्रांतिक ताप पर अतिचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध 0 हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति -1 के बराबर हो जाती है, इसको माइसनर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट करते हैं कार्बन प्रतिरोध। उसके बाद में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, फिर समान क्रम संयोजन। देखो भाई, प्रतिरोध जो बनाए जाते हैं ना, वैसे तो तारों से बनाए जा सकते हैं क्योंकि तार में प्रतिरोध है, लेकिन अगर सस्ते प्रतिरोध बनाने हो तो फिर धातु के तार काफी महंगे पड़ सकते हैं। तो सस्ते प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जिसमें कार्बन पाउडर का उपयोग किया जाता है। कार्बन पाउडर की सहायता से इनका निर्माण किया जाता है। कार्बन पाउडर ले लेते हैं। अब अपने पास क्या होता है, कभी तुम लोग कोई सर्किट मिले तो उसमें देखना प्रतिरोध जो होता है ना वो यूं होता है, प्रतिरोध ये रहता है,
ये दो टर्मिनल होते हैं। इस पर अलग अलग रंगों के जो है ना ये वलय छल्ले बने रहते हैं, अलग अलग कलर तो होते हैं, रिंग बनी रहती है अपने पास, वो प्रतिरोध होता है। अब अपन चलते हैं, ये अलग अलग रंगों के छल्ले क्यों बने रहते हैं? देखो भाई, परिपथ में जब भी कोई प्रतिरोध वगैरह लगाया जाता है ना, तो संधारित्र, कैपेसिटर, इन पर सब पर तो लिखा हुआ रहता है कि कितने माइक्रोफैराड का है। डायोड है तो वो भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे बल्ब है तो बल्ब पर लिखा हुआ रहता है 100 वाट है, सब काम लिखी है। एक दिन अच्छे प्रतिरोध से इतना छोटा होता है कि उसमें लिखा ही नहीं जाता है कि कितने ओम का प्रतिरोध है। तो संसार में एक प्रणाली विकसित की गई है, उस प्रणाली की सहायता क्या प्रतिरोध के मान का निर्धारण किया जा सकता है कि उस प्रतिरोध का मान कितना है, उस पर लिखा हुआ बिल्कुल नहीं होता है। और प्रतिरोध का मान निर्धारण करने के लिए एक चलो मैं कार्बन दोबारा ना बोलाएगी तो आपने एक बारी को वो गीजर बंद करेगी। कार्बन कोडिंग सिस्टम कहते हैं। और कार्बन कोड प्रणाली में क्या किया जाता है कि प्रतिरोध के ऊपर अलग अलग रंगों के छल्ले बना दिए जाते हैं, वलय बना दिए जाते हैं। मिनटों की ये जो वलय डिग्री बनाते हैं, अगर इसमें शुरू के दो कच्चे वलय टाइम जो को होते भी हैं, कड़ी प्रथम दो वलय अभी समझ में आ जाएगा। ये जो होते हैं अंकों 28 कर रहा है कॉइन। दो वलय जो होते हैं वो किसके होते हैं? अंकों के। तीसरे नंबर का जो वलय होता है ये होता है भाई गुणज का। और चौथे नंबर का जो वलय होता है वो होता है संयता का। ये सब समझ में आ जाएगा। संयता का क्या है अभी सारा बता देता हूँ। चार वलय बने होते हैं सामान्यतः। शुरू के दो वलय किसके होंगे? अंकों के। तीसरा वलय किसका होगा? गुणज का। चौथा वलय किसका होगा? संयता का। अब कार्बन कोड प्रणाली कैसे होती है, क्या होती है, अभी समझ में आ जाता है। सबसे पहले कार्बन कोडिंग सिस्टम को याद रखने के लिए एक जुगाड़ कर रखा है अभी। और जुगाड़ जो है वो ये है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ एंड गुड सन। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ है एंड ए गुड सन। इसमें कलर के नाम छुपे हुए हैं सारे। जैसे पहला ब्लैक, फिर ब्राउन, उसके बाद में रेड आएगा। ये इनके नाम जो हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, उसके बाद में ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर। ये यूं है अपने पास, ठीक है। अब इसमें डार्क कलर पहले आता है, लाइट कलर बाद में आता है। जैसे ब्लैक और ब्राउन में डार्क कलर ब्लैक हो गया कि नहीं हो गया, तो वो पहले आ गया। उसके बाद में आ जाओ, जैसे ये ब्लू एंड वॉयलेट है, जो ब्लू डार्क होता है, वॉयलेट लाइट होता है, तो ये पहले आ गया। ग्रे एंड व्हाइट में भी ऐसा ही चलता है, गोल्डन एंड सिल्वर में भी ऐसा ही चलता है। तो डार्क कलर पहले आता है और लाइट कलर इसमें बाद में आता है। अब सिस्टम क्या है, वो यहाँ से देखो। सबसे पहले पहले तो आ जाते हैं अपन, ये तो कलर आ गया, ये तो हो गया कलर। उसके बाद में ये अंक हो गया, इसके बाद में ये साठ में ये गुणज, और ये आ गया संयता। अब सबसे पहले कौन सा कलर है और कौन सा क्या है अभी क्लियर कर देता हूँ मैं तुमको। इसका क्या मीनिंग है इसमें ये सारे कलर आते हैं जो लिखे हैं ना, के अंक वगैरह। देखो भाई, सबसे पहले पहला कलर कौन सा है? ब्लैक। ये ब्लैक, फिर आ गया ब्राउन, फिर आ गया रेड, फिर आ गया ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में येलो, तो यहाँ तक तो आ गए। फिर आएगा ग्रीन, ग्रीन के बाद में आएगा ब्लू, ब्लू के बाद में आएगा वॉयलेट, वॉयलेट के बाद में ग्रे, ये ग्रे, ग्रे के बाद में व्हाइट, ये व्हाइट, उसके बाद में गोल्डन। तीन चीजें होंगी, तीन लाइन होगा। तो ये आ गया गोल्डन, ये सिल्वर,
ये सिल्वर, और ये कलरलेस भी बोलते हैं और नो कलर, कोई कलर नहीं है। अभी समझ में आता है। अब आ जाओ अंक। देखो काउंटिंग मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो से चालू कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खाली, तो मूलक जो होते हैं 9 तक ही आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये याद रखने का तरीका है, जीरो से स्टार्ट करना है। गुणज का मतलब है 10 की घात लेना, तो 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ये 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, 10 की घात -1, 10 की घात -2, ये खाली, ये रखा है इसका। उसके बाद में आ जाओ सहीता, इनमें से किसी की भी नहीं होती है, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%, ये तीन चीज। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, याद रखने का तरीका तो वो है। फिर अंक जीरो से गिनती चालू कर दो, यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर छोड़ो। गुणज में क्या करना है, ये जो है ना अंक वो 10 की घात में कर दो, 10 की घात 0, यहाँ तक पहुंच गए, और 9 तक करके -1 -2 कर देना। सही है ना, इनमें से किसी की भी मत करना, पीछे वाले तीन भी कर देना, 5%, 10% और प्लस माइनस 20% तक सही होगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और प्रतिरोध का मान क्या कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध पर ये दे रखे हैं, ये पहला वलय है, दूसरा वलय रखा है, और ये तीसरा वलय है। ये लिख रखा है कि ये ब्लू है, उसके बाद में ये लिख रखा है ये ग्रीन है, ये दे दिया कि वॉयलेट है, और ये दे दिया ये सिल्वर। ठीक है, ये कलर दे दिए। सबसे पहले देखना किधर से चालू करना है, गोल्डन सिल्वर और कलरलेस की तरफ से नहीं करना है, गोल्डन सिल्वर और कलरलेस की तरफ से नहीं करना है, उसके उल्टी साइड से करना है, क्योंकि सहीता छोटे नंबर पे आती है कि नहीं आती है। शुरू के दो वलय किसके होते हैं बताओ, दो वलय, प्रथम दो वलय किसके हैं, ये अंक के हैं, तीसरा ये गुणज का, और चौथा ये सहीता। तो अपने को जो है ना शुरू के प्रथम दो वलय अंकों के हैं, तो गोल्डन और सिल्वर से और कलरलेस से चालू नहीं करना है, क्योंकि गोल्डन सिल्वर कलरलेस है ही, तो वो कंफ्यूज हो जाओगे, तो उधर से चालू नहीं करना। अब शुरुआत करते हैं, तो इधर से चालू करें। पहला वलय कौन है, ब्लू, प्रथम दो वलय अंकों के, पहले वलय ये देखो ब्लू है, ब्लू का अंक देखो एक बार कितना है 6, तो ये लिख दिया अपने यहाँ पर ये 6। दूसरा वलय देखो एक बार कौन सा है, ग्रीन, ये ग्रीन है, ग्रीन का भी अंक ही काम में आएगा, ग्रीन का अंक कितना है देखो एक बार 5, ये 5, तो ये प्रथम दो वलय आ रहे हैं यहाँ पे। तीसरा वलय किसका है, गुणज का, तीसरा वलय देखो एक बार कौन सा है, वॉयलेट, ये वॉयलेट, वॉयलेट का गुणज देखना चाहिए, वॉयलेट का गुणज देखना है, तो इस प्रकार 7 हो गया। गुणज का मतलब गुणा करना है हमें, तो इस प्रकार ये 7, इस प्रकार कितना हो गया 7 हो गया, यहीं पर अपन ने ओम लिख दिया। अब चौथा वलय बता सहीता, किसका बता सहीता, चौथा वलय कौन है बताओ एक बार, सिल्वर, सिल्वर की सहीता है 10%, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन प्लस माइनस 10%, ये इस प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान कितना हो गया, R बराबर 65 गुना 10 के बाद 7 ओम प्लस माइनस 10%, या प्लस माइनस 10% करके उसके बाद में लिख दिया जाता है। एग्जाम में तो इस तरीके से एक सवाल ही आता है, एक सवाल इसका उल्टा भी आता है। उल्टा सवाल क्या करता है कि प्रतिरोध का मान दे दिया आपने को पहले, जैसे मान लो कि प्रतिरोध का मान दे दिया ये 34 गुना 10 के घात 3 किलो ओम प्लस माइनस 5%, और ये कहते हैं कि इस पर कौन कौन से रंग के वलय हैं वो बताना है, इस पर कौन कौन से रंग के वलय हैं वो बताना है। तो शुरुआत अपन करें, प्रथम दो वलय अंकों के हैं, तो 3 और 4 आएंगे, 3 किस पर आएगा देखो एक बार ऑरेंज, 4 किस पर आएगा येलो पर, तो पहले तो आ गया ऑरेंज, ये ऑरेंज, फिर कौन सा आ गया ये हो गया, तीसरा गुणज का कितना आएगा
ऑरेंज, ऑरेंज लिखते ही नंबर 0, उसका रीजन भी क्या है। तुम लोगों ने इसको ओम में नहीं बदला, इसमें देखो एक बार किलो ओम में है कि नहीं, तो पहले किलो ओम को ओम में बदलो। जब भी किलो ओम में काम दे दिया जाए, एक्चुअल में हो गया 10 पे घात 6 ओम प्लस माइनस 10%। अब 10 पे घात 6 पे चला जाओ, 10 पे घात 6 कौन सा हो गया, ब्लू हो गया, तो ये ब्लू हो गया। अब आ जाओ सहीता 5%, 5% सहीता गोल्डन की है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया भाई, दो वाले अंकों के, तीसरा वाले गुणज का, चौथा वाले सहीता का। इस सूत्र से इसका मान छोटा किया जाता है। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ऑनलाइन वालों से ले सकता है भाई, इसमें आना चाहिए। देखो भाई, ऐसा होता ही नहीं है कि गोल्डन सिल्वर और कलरलेस नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंफ्यूजन के जैसा कुछ ही नहीं रहता है, 4 कलर देते हैं, लास्ट वाला कलर पकड़ लेते हैं, ठीक है चेतन। चलो नेक्स्ट अपन होता है प्रतिरोधों का श्रेणी। ये 10th का टॉपिक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम है सही। देखो ये 3 प्रतिरोध हैं, इस श्रेणी क्रम में जोड़े गए, ये R1 R2 R3, इस पर विभव V1 V2 और V3 श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, जानते ही हो। हाँ जी भाई, नियम जानते ही हो 10th का ही है। जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है तो उनमें धारा समान होती है और विभव का मान अलग अलग हो जाता है। माना कि कोई 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करके सेल से जोड़ने पर विभव V1 V2 V3 हो जाते हैं और धारा का मान समान बना रहता है। तो सिंपल सा डेरिवेशन है ओम के नियम से। V इज इक्वल टू क्या होता है Ri, R1 के लिए अगर अपन लिखते हैं V1 बराबर R1I, दूसरे प्रतिरोध के लिए R2 के लिए V2 इज इक्वल टू R2I, और तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए V3 इज इक्वल टू R3I। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब अपन चलते हैं कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, उस समीकरण में 1 2 3 V is equal to I कॉमन में R1 प्लस R2 प्लस R3, V बराबर RI, तो I into R1 plus R2 plus R3, and we get R is equal to R1 plus R2 plus R3। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो गया। तो श्रेणी क्रम में ये जो 10th में पढ़ चुके हो कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या रहता है R1 plus R2 plus R3। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, यह मान अधिक होकर प्राप्त होता है। अब अपन चलते हैं समांतर क्रम श्रेणी। समांतर क्रम में श्रेणी।
हाँ जी, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं इसको और समान क्रम भी कहा है। इसमें भी ये तीन प्रतिरोध ले लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन चलते हैं प्रतिरोधों का समान रकम संयोजन करने पर उनमें धारा का मान अलग अलग और विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाता है। समझने का तरीका तो बहुत आसान है। यहाँ धारा आई पहुंची कितने भागों में बढ़ गई, 3 भागों में बढ़ गई। I1 I2 I3 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। विभव का मान कितना हो जाएगा, इसमें तीनों पर समान हो गया, धारा अलग अलग और विभव समान होता है। अब अपन चल रहे हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से V is equal to RI, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। सबसे पहले प्रतिरोध के लिए क्या लिखोगे, I1 is equal to V अपॉन R1। दूसरे प्रतिरोध है R2 के लिए I2 is equal to V अपॉन R2 हो जाएगा। और तीसरे प्रतिरोध के लिए R3 के लिए I3 is equal to V upon R3। समझ में आ गया होगा, तीनों के लिए निकाल लिया करते हैं इसको। कुल धारा निकालेंगे इसमें टोटल, तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, मान रखें इनके तो V कॉमन आ जाएगा 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 हो जाएगा। इसका मान देखो, अब I upon V is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। V is equal to RI लिखने, तो ये RI is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। I से I cancel out हो जाएगा, then 1 upon R is equal to ये 1 upon R is equal to 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पास आउटकम में प्रतिरोध जानते हुए तो वैसे भी 10th में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट अपन चले इसमें n प्रतिरोध होने पर प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो, n। तो n प्रतिरोधों के लिए ये 1 अपॉन R 1 upon R1 1 upon R2 1 upon Rn हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट कर दिया आपने। यदि सारे प्रतिरोध समान हो, R1 बराबर R2 बराबर Rn बराबर क्या ले लेते हैं अपने R डैश ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो 1 upon R is equal to 1 upon R डैश 1 upon R डैश प्लस 1 upon R डैश। n पद है भाई, n पद है, इनका टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा 1 upon R n upon R डैश। कैसे, दो पद है तो एक और एक दो हो जाएंगे, n पद है तो n upon R डैश आ जाएगा। उल्टा करोगे तो R P मतलब पैरेलल में R डैश upon n। ये सीधा सूत्र बन गया कि अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े गए हैं तो ये 1 upon होता है ना, डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर मान समान है तो, मान अगर समान है तो निकाला जा सकता है। जैसे मान लो कि 5 ओम के 10 प्रतिरोध है, 5 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 10 प्रतिरोध हैं, तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में कितना हो जाएगा, ये लो सीधा आंसर। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो गया Rp R डैश अपॉन n, तो ये हो गया 5/10 ओम। ये सीधा ही आंसर हो गया। 1 अपॉन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दो प्रतिरोध ने अपन 1 अपॉन R is equal to 1 upon R1 प्लस क्या हो जाएगा 1 upon R2 हो जाएगा।
एलसीएम ले लें अपन, वो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस ये समान रकम में प्रतिरोध है तो सीधा सूत्र हो गया, दोनों को गुणा कर लो, टोटल करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो कि एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2 गुना 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा 6/5, 1.2। अब अगर ध्यान से देखोगे R1 और R2 का मान 2 ओम और 3 ओम है, परिणामी जो इनका तुल्य प्रतिरोध आया 1.2 ओम आया। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। जैसे 1 ओम और 100 ओम का प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान किससे कम प्राप्त होगा, हमेशा ही 1 ओम से भी कम प्राप्त होता है। अतः प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और श्रेणी क्रम संयोजन में इसका मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल बता देता हूं भाई। देखो जी, जैसे ये है, ये कोई प्रतिरोध दे रखे हैं इस तरह से, ये है इसका तरीका, तो ये अनंत लाइन है, अनंत तक दिया हुआ है, इनके सब प्रतिरोध समान दे रखे हैं कि R है इनका, ये सब प्रतिरोध R होता है। तो ये टर्मिनल दे रखे हैं A और B, और ये पूछा गया है कि इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है करना है। अब देखो भाई, न तो सारे श्रेणी में है न सारे समांतर में, श्रेणी समांतर चल रहा है, तो इसका तरीका है, मान लिया जाता है, माना है कि तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध R है पूरे सर्किट का, तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया हमने, R मान लिया। अब एक बात देखना, ये इसमें पद कैसे बन रहे हैं, ये यूं एक पद हो गया, फिर ये दूसरा पद हो गया, फिर तीसरा पद हो गया, ऐसे अनंत पद आएंगे नहीं अपने पास में, ये एक नेटवर्क हो गया, फिर ये ऐसा कैसे आकृति, फिर आकृति हो गई, तो अनंत पदों का टोटल R माना है। अनंत से अगर एक पद कम कर दें तो भी उनका टोटल R ही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अनंत में से एक कम करने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अनंत इतना बड़ा है उसमें से एक पद हटा भी दिया जाए तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो इन अनंत पदों का टोटल कितना है, R है। अब मैं पहला पद रोक लेता हूं यहां तक, इधर का, तो इधर वाले जितने भी पद हैं उनका टोटल भी किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां तक का रोक लेते हैं, उनको लिख देते हैं, तो ये देखो ये R और इधर के आगे जितने भी थे उन सबको किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। अब वापस चले, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, ये लो ये R हो गया, इनका तुल्य प्रतिरोध हो गया R अपॉन R प्लस, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध वापस R प्लस R अपॉन R प्लस R। जब इसको सॉल्व करोगे लघुगणक लेके तो R इज इक्वल टू, ये ले लो एलसीएम, R प्लस R स्क्वायर प्लस R प्लस R आ गया समझ में। अब अपन चलें इसको इधर मल्टीप्लाई करें, R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R प्लस R, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। मान इसका निकालना है कैपिटल R स्क्वायर का, तो देखो एक बार, कैपिटल R स्क्वायर माइनस R, ठीक है, माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये से सॉल्व होगा सीधा सा, ax plus bx plus c is equal to 0। x की जगह तो कैपिटल R माना जाएगा, x की जगह तो क्या माना जाएगा, कैपिटल R, a बराबर a हो जाएगा, b बराबर देखो माइनस में R हो जाएगा, c बराबर देखो माइनस में R स्क्वायर हो जाएगा। तुलना कर ली, सूत्र बोलो गुण का,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो जानते ही हो, मान रख दो। तो देखो एक बार कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस, इसका मान रख दो माइनस R प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस R का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान a, c का मान माइनस का R स्क्वायर अपॉन 2a, इसको सॉर्ट आउट कर लेना, इसका आंसर जो भी आएगा वो फॉर्म में आ जाएगा।